नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की आज मैं पूरी किताब 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, जिसमें आपको बड़े विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी फायदा हो, है ना। तो पहला चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। समानता वर्ड्स में आपको चैप्टर का नाम आप डाल लीजिएगा सभी। मैं समानता वर्ड्स पर आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ कि समानता क्या है। समानता क्या है दोस्तों। समानता को मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ भागीदारी। भागीदारी नंबर 2, समानता और न्याय। देखो, समानता और भागीदारी में क्या डिफरेंस है, ये सबसे पहले आप समझिए दोस्तों। समानता उस चीज से कही जाती है जिसमें पुरुषों की भी उतनी सहभागिता हो, महिलाओं की भी उतनी सहभागिता हो, और दोनों परस्पर मिलकर लोकतंत्र को सफल बनाने का कार्य करें। समझ गए। जब लोकतंत्र सफल बनने का कार्य करेगा तो समानता अपने आप स्थापित हो जाएगी। और लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि क्योंकि किसी भी व्यक्ति की गरिमा की यहाँ सुरक्षा होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको समानता बताई, समानता में महिलाओं एवं पुरुषों की एक लोकतंत्र को सफल बनाने में सहभागिता में वृद्धि। तभी ये देखो, मान लीजिए अगर आप पुरुषों को ज़्यादा आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को कम, तो क्या समानता हो पाएगी? असमानता हो पाएगी, है ना। तो उसी प्रकार तो लोकतंत्र में समानता की परिभाषा लिख लीजिए आप। लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करती है। साफ सी बात है, वही मैं आपको बताया, गरिमा की रक्षा करती है। गरिमा की रक्षा करते हैं। गरिमा मैंने प्रतिष्ठा, है ना। प्रतिष्ठा, मान लीजिए प्रतिष्ठा किससे उच्च होगी? जब दोनों सहभागिता में जिनकी वृद्धि होगी, सहभागिता में वृद्धि होगी तो उनकी आय में वृद्धि होगी। आय में अगर वृद्धि होगी तो अपने पैरों पर खड़े होगी, अपने पैरों पर खड़े होगी तो अपने हकदार मतलब परिपूर्ण होंगे। वही बात है ना। चलिए, ये हो गई। अब दूसरा पॉइंट आता है समानता और न्याय। देखो, न्याय का मतलब होता है कि आप भेदभाव ना करते हुए, है ना, भेदभाव ना करते हुए पुरुषों और महिलाओं में जो भी उनके वाद विवाद होते हैं उनमें परस्पर आप एक तरीके से अच्छा डिसीजन लें, तो उसको हम समानता और न्याय में एक तरीके से उसको समझते हैं, है ना। अब दूसरा पॉइंट आता है संघर्षों का समाधान। देखो, दूसरा पॉइंट आप लिखिए इसमें, संघर्षों का समाधान। ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट इसमें आपका, देखो मैं पॉइंट वाइज समझाता हूँ। चैप्टर समानता है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स दिए गए, लेकिन मैं उतने ही पढ़ता हूँ जो हम मेंस में काम कर सके, है ना, मेंस में यूज़ कर सके। अब हम पढ़ते हैं संघर्षों का समाधान। संघर्षों का समाधान। देखो, सामान्य सी बात है, लोकतंत्र में संघर्ष तो आएंगे और फिर उनका समाधान भी आपको करना है। तो लोकतंत्र के विकास में लोकतंत्र के विकास में लोकतंत्र के विकास में लोकतंत्र के विकास में प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष, लोकतंत्र के विकास में प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और लोकतंत्र में जितने भी जन संघर्ष हुए हैं उनका समाधान कौन है? जनता ही है। उनका समाधान कौन है? जनता ही है। एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना तभी की जा सकती है जब जनता अपने जन संघर्षों को अपने आप उसको सुलझा ले, तभी एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है।
और आइए इसमें कुछ और चीजें भी पढ़ते हैं। अब जनसंघर्ष का एक अच्छे लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है, एक जनसंघर्ष क्या करता है, आइए उसको भी मैं थोड़ा आपको क्रम वाइज समझाता हूँ। जनसंघर्ष, जनसंघर्ष, इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। पहली में आप पढ़ेंगे, पहला है जनसंघर्ष द्वारा लोकतंत्र का विकास। जैसे मैंने आपको बताया, जनसंघर्ष द्वारा सफल लोकतंत्र का विकास। ये क्या है, मान लीजिए कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो जन बटले हो गए, बहुत सारे समूह बटले हो गए, उसके खिलाफ आवाज उठा दी कि गलत हो रहा है। तो एक सफल लोकतंत्र को बनाने में जनसंघर्ष का एक महत्वपूर्ण योगदान। नंबर 2, जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह होने से रोकता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह होने से रोकता है, तानाशाह से रोकता है, बहुत अच्छी बात। तीसरी बात इन्होंने इसमें ये कही है, जनसंघर्ष से राजनीतिक चेतना आती है। ये भी बहुत अच्छी बात है। जनसंघर्ष से राजनीतिक चेतना आती है, जनसंघर्ष से राजनीतिक चेतना आती है। ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। देखो पहले बात क्या कही है इन्होंने, जनसंघर्ष द्वारा लोकतंत्र का सफल, मतलब लोकतंत्र को सफल बनाने में इनका अहम योगदान है। तानाशाह होने से सरकार को रोकती है और राजनीतिक चेतना आती है। अब हम पढ़ते हैं समानता और न्याय। ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर होते जाएंगे आपके, आप चिंता मत कीजिए। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, समानता और न्याय, है ना। 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं समानता और न्याय। देखो समानता और न्याय, देखो समानता और न्याय का संबंध डायरेक्टली समाज से होता है। समानता का अर्थ होता है किसी भी समाज की उन स्थिति से है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी प्रतिष्ठा का सर्वोच्च अधिकार मिल सके। अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समाज में किसी भी व्यक्ति को है ना, किसी भी व्यक्ति को केवल समान अधिकार हो, जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे, है ना। भाई ऐसा तो है नहीं आप किसी व्यक्ति को वीआईपी अधिकार दे देंगे और किसी व्यक्ति को नहीं, मतलब आपको एक सहभागिता में वृद्धि तभी होगी जब दोनों को परस्पर समान अधिकार मिलेंगे, है ना। और देखो समानता के लिए न्याय के समान अधिकार हैं, समान अधिकार होने का मतलब है जिसमें निष्पक्षता हो और सार्थक भागीदारी, है ना। ये सब चीजें समानता और न्याय को रिलेट करती हैं। अगर मेंस में आ जाए समानता और न्याय तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए अब 14 पॉइंट हम बात करते हैं, लोकतंत्र की चुनौती क्या क्या है। लोकतंत्र की चुनौती, लोकतंत्र की चुनौती, तो आइए इस पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। लोकतंत्र की चुनौती, किसी भी देश को पूर्णतः तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जब तक, यहाँ पे आप नोट कीजिए, किसी भी देश जब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, किसी भी देश को जब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है कि जब तक उसमें समाज के सभी वर्गों को
समानता का समान अधिकार ना हो, क्षेत्र में सभी वर्गों को न्याय के क्षेत्र में समान न्यायोचित अधिकार। किसी भी देश को जब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय के क्षेत्र में समान न्यायोचित अधिकार ना हो। कोई भी देश हो उसमें सभी की समानता पर तो बल दिया ही गया है। आप किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह कुछ भी कह सकता है, परंतु अपनी मर्यादा के अनुरूप, है ना। न्यायोचित अधिकार, ठीक है, जाते हैं। ये लोकतंत्र की चुनौती थी, है ना। इतना हो गया आपका। अब बात करते हैं, हमने थोड़ा लोकतंत्र को जाना, अब लोकतांत्रिक सरकार को जानते हैं। लोकतांत्रिक सरकार कैसे आती है ना। चलिए इसको भी थोड़ा हम जानते हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अगर आपके मेंस में आ जाए लोकतांत्रिक सरकार, इस पर आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, आइए इसको भी जानते हैं। लोकतांत्रिक सरकार बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा। भारत एक लोकतंत्र है, आप नोट कीजिएगा। भारत क्या है, सभी को पता है, भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है ना। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, अर्थात एक अर्थ में लोगों का शासन, है ना। लोकतंत्र को मैं आपको थोड़ा तोड़कर समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है, देखो, एक तो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। इसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है। इसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इस संताली में देश के संपूर्ण भाग में से, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता भूतरातल जनसंख्या के अनुरूप उस क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य को संसद में चुनकर भेजती है ना। यानी एक तरीके से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, तो इस शासन प्रणाली में देश के संपूर्ण भूभाग में जनसंख्या की दृष्टि से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक हिस्से पर जनता अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है ना, जिससे वे चुने गए सभी प्रतिनिधि मिलकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। और वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में है ना। और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, स्विट्जरलैंड में है ना। आइए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं लिखने के लिए। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। इस कथन पर आपको विचार करना है। चलिए उसके बाद में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व आपको बताने हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इस पर मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं, सभी को ये भी करके लाना है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, देखो, समानता, न्याय, विवाद सुलझाना, यही लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन आपको लिखना है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए, है ना, ये आंसर करना है। और एक दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे और लोकतंत्र की चुनौती। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके, और ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में समानता
के लिए संघर्ष बताया गया है। समानता की मान्यता के लिए क्या प्रावधान है? नगर पालिका आंदोलन, समानता के लिए संघर्ष और स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ये कुछ पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो बड़े आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन तब तक मैं आपको बताता हूँ, देखो नागरिक है तो नागरिक अपनी सुरक्षा खुद करेगा, अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, उसको सभी का मतलब हकदार होता है वो, है ना। और देखो ये पार्ट तो आपका क्लियर हो गया है ना। हाँ, फिर है स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। देखो स्वास्थ्य में सरकार की बहुत भूमिका है। सरकार अपनी ओर से राज्यों में, सरकार अपनी ओर से राज्यों में और राज्य अपने बजट में अनेक ऐसे प्रावधान लाते हैं जिनसे वो जनता से कनेक्ट होते हैं, अर्थात अनेक योजनाओं से उनको लाभान्वित करते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके, है ना। इस प्रकार आप कर लेंगे। राज्य का शासन कैसे काम करता है? देखो राज्य का शासन कैसे काम करता है, उसमें आपको वही बेसिक है, पंचायत, जिला पंचायत, है ना, नगर पंचायत, नगर प्रशासन, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो बस ये आपका आज का क्लास थी जो मैंने आपकी कुछ मिनटों में ख़त्म कर दी। इसके बारे में आप थोड़ा एनसीईआरटी की किताब में से पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मेंस की दृष्टि से अपनी अप्रोच को आपको बनाए रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।